वेलकम टू जॉब्स एंड प्रमोशन चैनल। हमारा सब स्टाफ से क्लरिकल प्रमोशन का क्लास चल रहा है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये जो लेक्चर है वो लेक्चर फुल देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ को पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम एकदम कंफर्म आपका क्रैक हो जाएगा। 400 से ज़्यादा स्टूडेंट है जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। Sovereign gold bond. Sovereign gold bond is issued by the Reserve Bank of India on behalf of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका एलिजिबिलिटी है रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। एलिजिबिलिटी कौन कौन ये ले सकते हैं फैसिलिटी। फिर डिनोमिनेशन इन मल्टीपल ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड्स विथ ए बेसिक यूनिट ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम करके इसका जो यूनिट है वो डिनोमिनेशन है, 1 ग्राम करके ले सकते हैं सभी, मतलब 1 ग्राम के मल्टीपल में ले सकते हैं। टेनर कितना होता है? टेनर इज 8 ईयर विथ एन ऑप्शन ऑफ प्रीमेच्योर रिडम्पशन आफ्टर 5 years टू बी एक्सरसाइज ऑन द डेट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल। ये 8 ईयर के लिए होता है, लेकिन 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। 5 ईयर के बाद अगर कोई चाहे तो ये इसको रिडम्पशन कर सकते हैं। फिर मैक्सिमम साइज, मिनिमम परमिशेबल इन्वेस्टमेंट विल बी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मिनिमम आपको लेना है तो 1 ग्राम लेना पड़ेगा, इसके नीचे आप नहीं ले सकते। मैक्सिमम लिमिट 4 kg फॉर इंडिविजुअल के लिए 4 kg, 4 kg फॉर HUF के लिए भी 4 kg एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज। और ट्रस्ट के लिए और इसके सिमिलर एंटिटीज के लिए 20 kg पर फाइनेंशियल ईयर। फिर जॉइंट अकाउंट, in case of joint holding the investment limit of 4 kg will be applied to first applicant। और जॉइंट अकाउंट है तो जो 4 kg है वो फर्स्ट एप्लीकेंट जो है उसके अकाउंट के साथ अप्लाई होगा। इशू प्राइस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड विल बी फिक्स इन इंडियन रुपीज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस। ये जो इशू प्राइस है वो 99.999 प्योरिटी जो गोल्ड है उसका जो इशू का प्राइस होगा, उसका 3 डेज का जो क्लोजिंग होगा उसका हिसाब से इसका इशू प्राइस होगा। फिर the issue price of the sovereign gold bond will be less by ₹50 per gram for the investor who subscribe online and pay through digital mode। अगर sovereign gold bond जो है वो कोई अगर ऑनलाइन का थ्रू अप्लाई करता है तो उसका पर ग्राम पर ₹50 का छूट मिलेगा उसको। फिर पेमेंट ऑप्शन, थ्रू कैश पेमेंट और डिमांड ड्राफ्ट और चेक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसका पेमेंट कैश में भी हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी हो सकता है, चेक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कैश में आप पेमेंट कर सकते हैं तो मैक्सिमम 20,000 तक ही आप कैश में कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पेमेंट होता है आपका तो डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में होगा। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली 1 PPF अकाउंट इन हीज और हर ओन नेम आइदर इन पोस्ट ऑफिस और बैंक। अगर कोई PPF अकाउंट खोलना चाहता है तो उसके नाम पे वो सिर्फ एक ही PPF अकाउंट खोल सकते हैं, उसके नाम पे हो। फिर ये पोस्ट ऑफिस में भी खोलता है और बैंक में भी खोलता है। फिर एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो ओपन 1 अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ईच माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑफ होम ही इज़ द गार्जियन। फिर वो एक इंडिविजुअल वो खुद के नाम पे तो खोल ही सकते हैं, फिर अगर वो उसको किसी माइनर के नाम पे खोलना है तो माइनर के नाम पे वो गार्जियन का तरह खोल सकते हैं, या फिर जो उनका अनसाउंड माइंड का जो पर्सन होता है उसके बिहाफ पे भी वो खोल सकते हैं। इंडिविजुअल तो अलग से खोल ही सकते हैं, साथ में वो अगर कोई माइनर हो या फिर अनसाउंड पर्सन हो उसके बिहाफ पे भी खोल सकते हैं। ए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर कैन बी ओपन बाय आइदर फादर और मदर। बोथ द पेरेंट्स कैन नॉट ओपन ए सेपरेट अकाउंट फॉर सेम माइनर। अगर माइनर हुआ तो उसके बिहाफ पे उसका फादर या फिर मदर जो PPF अकाउंट है वो खोल सकता है, लेकिन एक ही माइनर के साथ एक ही माइनर के अकाउंट को दोनों अलग अलग से नहीं खोल सकता। मतलब बोथ पेरेंट्स समझिए कि एक का एक माइनर है और एक का फादर है B और मदर है C, ठीक है। फिर एक ही बिहाफ पे उसका फादर या फिर मदर कोई एक खोल सकते हैं, एक बिहाफ पे B और एक के बिहाफ पे C दोनों नहीं खोल सकते। फिर ओनली 1 PPF अकाउंट कैन बी ओपन इन 1 नेम, एक नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। इफ 2 PPF अकाउंट आर ओपन बाय अ सब्सक्राइबर इन एन इंडिविजुअल नेम बाय मिस्टेक, द सेकंड अकाउंट विल बी treated as irregular account and will be closed and will not carry any interest, or the two accounts are amalgamate into
वन विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर कोई 2 अकाउंट खोलता है तो जो सेकंड अकाउंट है वो आपका क्लोज हो जाएगा या फिर 2 अकाउंट को एक साथ मार्च कर दिया जाएगा। फिर आता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है आर नॉट एलिजिबल टू ओपन एन अकाउंट अंडर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम नहीं खोल सकता इंडिया में। देयर इज नो बार और रिस्ट्रिक्शन इन ओपनिंग ऑफ ए पीपीएफ अकाउंट बाय एन इलिटरेट सब्सक्राइबर। इलिटरेट सब्सक्राइबर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर कोई इलिटरेट है तो वो भी खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट। द ब्लाइंड पर्सन विल बी ट्रीटेड एज इलिटरेट सब्सक्राइबर फॉर द स्कीम। जो ब्लाइंड पर्सन है उसको भी इलिटरेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इलिटरेट खोल सकता है तो ब्लाइंड भी खोल सकता है, क्योंकि ब्लाइंड को इलिटरेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ एज फॉर ए पर्सन टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। ए पर्सन ऑफ एनी एज कैन ओपन एन अकाउंट। देयर इज नो मैक्सिमम एज, इसके लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं है। पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी ओपन इन जॉइंट नेम। एक जॉइंट नेम का पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता। पीपीएफ अकाउंट कैन ऑल्सो बी ओपन बाई इंटरनेट बैंकिंग सर्विस रिटेल यूजर बाई यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। फिर डिपॉजिट इन अकाउंट, इसमें डिपॉजिट कैसे होता है देख लीजिए। मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹500 ओनली एंड देयर आफ्टर डिपॉजिट ऑफ एनी सम इन मल्टीपल ऑफ ₹50 कैन बी मेड सब्जेक्ट टू नॉट मोर देन ₹1,50,000 in an account during a financial year in one lump sum or in installment। मतलब आपको मिनिमम अमाउंट जो देना होगा वो देना होगा 500 और मैक्सिमम आप दे सकते हैं 1,50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1,50,000 दे सकते हैं। फिर देख लीजिए मैक्सिमम लिमिट of ₹1,50,000 of an individual shall be inclusive of the deposit made in his own account and the account open on behalf of the minor। वो माइनर के लिए खोले या फिर खुद के लिए खोले, से एक अकाउंट में मैक्सिमम 1,50,000 ही हो सकता है। फिर एनी अकाउंट इन विच द अकाउंट होल्डर हैविंग डिपोजिटेड ₹500 in financial year fails to deposit the minimum amount in the following year shall be treated as discontinued। मतलब अगर एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम जो 500 है वो भी कोई अगर ना देना नहीं चाहता, मतलब डिपॉजिट नहीं किया हो, तो वो जो अकाउंट है वो ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूड, वो डिसकंटिन्यूड ट्रीट होता है। फिर देख लीजिए नॉमिनेशन कैसा होता है। ए सब्सक्राइबर में नॉमिनेट वन और मोर पर्सन टू रिसीव द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज और हर क्रेडिट इन द इवेंट्स ऑफ हिज और हर डेथ। जो नॉमिनेशन है वो उसके बिहाफ पे एक को नॉमिनी कर सकता है, जो उसके डेथ के बाद उसका जो पैसा है वो मिलेगा। एनआरआई कैन नॉट बी मेड नॉमिनी। एनआरआई जो होता है वो नॉमिनी नहीं दे सकता। फिर इसका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट क्या होता है इसका फिक्स इंटरेस्ट होता है 7.10% फिक्स इंटरेस्ट होता है। वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, जितना भी इंटरेस्ट हो वो गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। फिर पेज नंबर 4, नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन मेच्योर पीपीएफ अकाउंट इन द नेम ऑफ एनआरआई और एचयूएफ। एचयूएफ और एनआरआई का जो मेच्योर पीपीएफ अकाउंट है उसका कोई इंटरेस्ट अलग से नहीं मिलता। फिर होता है लोन फैसिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। The first loan in the third financial year from the financial year in which the account was opened। Loan facility in a PPF account shall be available up to the end of fifth financial year from the end of the year in the which the subscription was made। मतलब द फास्ट लोन इन द थर्ड फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपको अगर लोन चाहिए तो जो आपको फास्ट लोन मिलेगा वो मिलेगा आपका थर्ड फाइनेंशियल ईयर के बाद। आपने 3 साल हो गया फाइनेंशियल ईयर ही आपने जो अकाउंट खोला है, 3 साल के बाद आपको मिलेगा, लेकिन आपको 5th साल तक ही आपका जो लोन है वो मिलेगा। मतलब आपको 3rd ईयर से 5th ईयर तक आपका जो इंटरेस्ट जो लोन है वो मिलेगा। 5th ईयर के बाद आपको क्यों नहीं मिलता, क्योंकि 5th ईयर के बाद आपको क्या करता है, आप विड्रॉल कर सकते हो उससे जो आप पार्शियल विड्रॉल है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप विड्रॉल कर सकते हो। देख लीजिए जो विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5th ईयर एक्सपायर होने के बाद फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपन, मतलब जो आपने ओपन किया था उसके 5 साल के बाद विड्रॉल अमाउंट कितना होता है, एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द अमाउंट दैट स्टूड टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द ईयर। मतलब आपने लास्ट ईयर जितना जमा किया था 4th ईयर में जितना जमा किया था उतने की 50% आप 5th ईयर के बाद विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। The facility of withdrawal may be available only once in a year only from the accounts which have not become discontinued। जो डिसकंटिन्यूड नहीं हुआ है उस अकाउंट से आप फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही विड्रॉल कर सकते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर और वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। द अकाउंट स्टैंडिंग इन एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू आवर वाइस वर्सा। मतलब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप जो आपका अकाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर क्लोजर ऑफ अकाउंट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 15 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपन।
आप क्लोज कर सकते हैं, मतलब एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स के बाद आप जब चाहे तब अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। फिर आता है एक्सटेंशन ऑफ द अकाउंट। द अकाउंट होल्डर ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपन में एक्सटेंड अकाउंट टू मेक डिपॉजिट फर्दर ब्लॉक पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब जो इसका पीरियड होता है वो होता है 15 ईयर्स। फिर 15 ईयर्स के बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो 5 ईयर के लिए फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आता है प्रीमेच्योर क्लोजर। एन अकाउंट होल्डर शेल बी अलाउडेड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ हिज और हर अकाउंट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली। मतलब अगर प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं, क्लोजर करना चाहते हैं तो इन सब रीजन के लिए आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। क्या क्या है? ए ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ treating diseases of account holder, his or her spouses or dependent children or parents, on producting of supporting documents and medical reports confirming such disease from treating medical authority। अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर आपको या फिर आपका स्पाउस को या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन को या पेरेंट्स को अगर कोई मेडिकल इशू है तो आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट जो है वो देकर कंफर्म करना पड़ेगा। फिर जो हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर, आपका अकाउंट होल्डर का हायर एजुकेशन के लिए और फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो उसका भी हायर एजुकेशन के लिए आप ये जो क्लोज कर सकते हैं। फिर आता है ऑन चेंज इन रेसिडेंसी स्टेटस ऑन द अकाउंट होल्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड वाइस वर्सा इनकम टैक्स। मतलब अगर आपका रेसिडेंस चेंज हो गया, आप कहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप अगर ट्रांसफ़र होते हैं या फिर आप चले जाते हैं तो वो भी वो क्लोज हो सकता है। फिर आता है एक्सम्पशन अंडर इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो क्या लागू होता है देख लीजिए। कंट्रीब्यूशन मेड टू पीपीएफ अकाउंट एवरी ईयर आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप टू लिमिट्स ऑफ 1.5 लाख पर ईयर। आप 1.5 लाख जो पर ईयर में देते हैं उसके लिए आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। और इसका जो मेच्योर्ड वैल्यू होगा वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, इसके लिए कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, इसके लिए कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। जो आपको 1.50 लाख करके पर ईयर देते हैं उसको भी टैक्स फ्री है, और जो इसका 15 ईयर के बाद आपको जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा या फिर जो टोटल अमाउंट मिलेगा उसके भी बिल्कुल टैक्स फ्री है, इसके लिए कोई टैक्स देना नहीं।